आरसीबी की टीम पिछले 16 सालों में अगर कोई आईपीएल की ट्रॉफी नहीं जीती है तो उसमें सबसे बड़ी वजह रही है आरसीबी की गेंदबाजी। और 2024 के आईपीएल ऑक्शन में भी आरसीबी की टीम तेज गेंदबाज ही तलाशने के लिए एक अच्छा खासा बजट लेके गई थी, लेकिन वापस लेके लौटी है अल्जारी जोसेफ, लॉकिक फर्गुसन, जो कुछ टीमों से रिजेक्ट हुए खिलाड़ी थे जिनको किसी ने नहीं लिया। बाद में उनको आरसीबी ने लिया और अच्छी खासी कीमत उनके लिए आरसीबी की टीम ने चुकाई है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आरसीबी का ओवरऑल ऑक्शन कैसा गया है, जो वाइज उनके रहे हैं वो कैसे हैं, उनकी 11 कैसी बन रही है और कितनी मजबूत टीम नजर आ रही है और क्या कमजोरियां आरसीबी की टीम में ओवरऑल नजर आ रही हैं। आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सबसे पहले आप नज़र डालिए ये जो स्क्वाड आरसीबी का बन रहा है और उसमें जो नए एडिशन है उसमें सबसे पहला एडिशन कैमरून ग्रीन का है, जिनको इन्होंने मुंबई इंडियंस से ट्रेड किया था और मैं समझता हूं कि एक बहुत अच्छा ट्रेड था। पैसा जरूर इन्होंने थोड़ा सा ज़्यादा दिया, लेकिन वो इनकी कुछ प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला ट्रेड था। जो पिछले सीजन आरसीबी स्ट्रगल कर रही थी कि इनको 5 नंबर पर ऐसा प्लेयर चाहिए था जो बैटिंग भी कर सकता हो, साथ में बॉलिंग से भी कंट्रीब्यूट कर सकता हो, और उस हिसाब से ये परफेक्ट प्लेयर थे जो आरसीबी की टीम को मिल गए। उसके बाद ऑक्शन में आरसीबी ने लिया है सौरभ चौहान को, जो गुजरात से अपनी क्रिकेट खेलते हैं, मिडिल ऑर्डर के एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं, बेहतर स्ट्राइक रेट से खेलते हैं और मैं समझता हूं ये एक अच्छा बाई है। इससे पहले इनके पास सुयश प्रभुदेसाई थे जो डिसेंट बैट्समैन हैं बट उतने बड़े स्ट्राइकर नहीं है। सौरभ चौहान एक अच्छे स्ट्राइकर भी हैं और प्योर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन हैं। सुयश प्रभुदेसाई 1-2-3 में खेलने वाले बल्लेबाज हैं, ये मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले बल्लेबाज हैं। उसके बाद टॉम करन का बाई मेरी समझ से बाहर है। किस पर्पस के साथ लिया गया है, क्या कैमरून ग्रीन के वो बैकअप हैं इसलिए लिया गया है, या डाउन द ऑर्डर उनको कभी नंबर 8 पर इस्तेमाल किया जा सकता है, वो उनको लेने का पर्पस हो सकता है। उसके बाद मैंक डागर का जो ट्रेड था जो सनराइजर्स हैदराबाद के साथ इन्होंने किया था वो भी अच्छा ट्रेड था। इन्होंने एक और स्पिनर अपने स्क्वाड में ऐड कर लिया। उसके बाद लॉकी फर्गुसन 2 करोड़ में एक अच्छी डील कहूंगा एट द एंड जो थी, लेकिन जो अल्जारी जोसेफ के लिए जितनी बड़ी कीमत इन्होंने चुकाई है वो मैं समझता हूं कि आरसीबी की बहुत बड़ी गलती है। गेराल्ड काटजे जो मुंबई इंडियंस को सिर्फ 5 करोड़ में मिल गए और ये जो है वो 10 करोड़ से ज्यादा की कीमत में अल्जारी जोसेफ लेके आए, तो काटजे के लिए थोड़ी सी बोली और लगाई जा सकती थी। उसके बाद बात करें तो यश दयाल के आने से इंडियन फास्ट बॉलिंग को थोड़ी और मजबूती मिलेगी, जो कि पहले से भी वहां पर अच्छे खासे गेंदबाज मौजूद थे, लेकिन अब एक और एडिशन वहां पर हो गया। स्वप्निल सिंह के आने से स्पिन डिपार्टमेंट को इनको और मजबूती मिलेगी और स्पिनर्स काफी ज्यादा जो है वो आरसीबी की टीम में ओवरऑल नजर आ रहे हैं। अब आरसीबी की 11 बनाते हैं और ओपनिंग की बात करते हैं। ओपनिंग में एक तरफ विराट कोहली और एक तरफ फाफ डु प्लेसिस। अब मुझे लगता है कि कभी कोई डाउट भी नहीं होगा कि विराट कोहली 3 खेलेंगे या ओपन करेंगे, तो ये बेस्ट कॉम्बिनेशन है आरसीबी का जब फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ओपन करते हैं। एक तो सॉलिडिटी देते हैं, क्वालिटी एट द टॉप रहती है और कंसिस्टेंसी ये जो दोनों देते हैं वो बहुत कमाल की रही है। वो कोई भी टीम आप देख लीजिए, बहुत सारी टीमों में बहुत सारे ओपनर हैं, लेकिन जो कंसिस्टेंसी फाफ डु प्लेसिस और विराट कोहली की है उसको कोई मैच नहीं कर सकता सामने वाली टीमों में अगर आप देखेंगे। उसके बाद नंबर 3 पर रजत पाटीदार। पिछली बार इनके ना होने ने ही आरसीबी के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम बढ़ाई थी और आरसीबी पूरा सीजन एक्सप्लोर करती रही कि सही परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन क्या है। इस बार उनकी वापसी होने से आरसीबी को बहुत राहत मिलेगी। और जब ये पिछले सीजन खेले थे, पिछला छोड़ करके उससे पिछले सीजन में जब ये खेले थे तो इनका प्रदर्शन भी बहुत अच्छा रहा था और इन्होंने जो स्टेबिलिटी एट नंबर 3 दी थी, क्योंकि ये वर्सेटाइल बैट्समैन है, जब सॉलिडिटी देने की बात आएगी तो उस तरह से भी बल्लेबाजी कर लेंगे क्योंकि टेक्निकली साउंड है, और साथ में जब शॉट्स लगाने की बात आएगी तो बेहतर स्ट्राइक रेट से भी खेल सकते हैं। उसके बाद नंबर 4 पर बात करें तो ग्लेन मैक्सवेल की एक्सप्लोजिव बल्लेबाजी। नंबर 4 उनके हिसाब से एकदम परफेक्ट है। पिछले सीजन कुछ मौकों पर उन्होंने नंबर 3 पर भी बल्लेबाजी की थी। हालांकि अभी भी वो इस टीम में एक फ्लोटर की तरह रहेंगे कि पार्टनरशिप ऊपर अगर ज्यादा बड़ी हो जाती है तो ग्लेन मैक्सवेल भी नंबर 3 जा सकते हैं, वो सिचुएशन पर डिपेंड करेगा। उसके बाद नंबर 5 अगर बात करें तो कैमरून ग्रीन, जो बहुत जबरदस्त बाई रही है क्योंकि पिछले साल भी ये बैलेंस नहीं ढूंढ पा रहे थे टीम का, कभी बैटिंग हल्की हो जा रही थी तो कभी बॉलिंग हल्की हो जा रही थी। इस बार कैमरून ग्रीन के नंबर 5 पर आने से होगा ये कि टॉप 5 बल्लेबाजों में इनको 2 गेंदबाजी के ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो ग्लेन मैक्सवेल जो ऑफ स्पिन गेंदबाज
गेंदबाजी करते हैं, और दूसरा कैमरून ग्रीन के रूप में इनको चौथा तेज गेंदबाजी का ऑप्शन मिल जाएगा, जो इनकी ओवरऑल टीम को डेप्थ देगा गेंदबाजी में भी। उसके बाद नंबर 6 की बात करें तो दिनेश कार्तिक। अब दिनेश कार्तिक पिछला सीजन तो अच्छा नहीं गया, उससे पिछला सीजन आउटस्टैंडिंग था, लेकिन इस बार डोमेस्टिक क्रिकेट उन्होंने खेली है, अच्छा परफॉर्मेंस भी उनकी तरफ से देखने को मिला है। और अभी भी आरसीबी की टीम दिनेश कार्तिक पर एक तो एज ए विकेट कीपर और दूसरा एज ए फिनिशर अभी भी रिलाय कर रही है, तो उनकी परफॉर्मेंस पर भी बहुत हद तक आरसीबी की सक्सेस इस बार डिपेंड करने वाली है। तो पहले 6 बल्लेबाजों में तो ज्यादा प्रॉब्लम नजर आती नहीं है। उसके बाद नंबर 7 इनके लिए अभी भी पेचीदा है, जो आरसीबी के लिए हमेशा रहता है। ऊपर के 5 बल्लेबाज अच्छे होंगे, नंबर 6 नंबर 7 इनके लिए प्रॉब्लमेटिक रहता है, जो कि अभी भी है। मनोज भांडे फिलहाल मेरे हिसाब से उस नंबर के तगड़े कंटेंडर हैं। पिछले सीजन पूरा सीजन बेंच पर थे, खिलाया नहीं गया। इस सीजन मुझे लगता है खिलाया भी जाएगा, क्योंकि बाकी कोई कंटेंडर देखें, महिपाल लोमरोर हैं जो खेल सकते हैं, उनको ज्यादा पसंद है कि टॉप 4 में टॉप 5 में मैक्सिमम बल्लेबाजी कराई जाए। नंबर 7 उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। अनुज रावत का ऑप्शन है, जिनको एज ए इंपैक्ट प्लेयर टाइम टू टाइम इस्तेमाल किया जाता रहा है इस टीम में, तो वो भी एक प्लेयर हैं। सौरभ चौहान भी मिडिल ऑर्डर के प्लेयर हैं जो कंपटीटर होंगे, बट स्टिल मेरी नजर में मनोज भांडे जो है वो बेस्ट प्लेयर हैं, जो जितने भी प्लेयर इस स्क्वाड में मौजूद हैं। उसके बाद बात की जाए नंबर 8 की, तो यहां पर स्पिनर का स्लॉट है, और स्पिनर में इनके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। करण शर्मा एक ऑप्शन है, मयंक डागर एक ऑप्शन है, हिमांशु शर्मा एक ऑप्शन है, और स्वप्निल सिंह एक ऑप्शन है। तो मुझे लगता है कि अभी तो सीनियरिटी के हिसाब से करण शर्मा की तरफ ही जाएंगे, वो थोड़ी बहुत बल्लेबाजी भी कर लेते हैं, लेग स्पिन का ऑप्शन देते हैं। बाकी जो 2-3 प्लेयर लेके आए वो अच्छे प्लेयर हैं। हिमांशु पिछले सीजन भी थे, लेकिन उनको खेलने का मौका नहीं मिल पाया था, तो वो भी एक अच्छे बेहतरीन लेग स्पिनर है। उसके बाद नंबर 9 पर अगर तेज गेंदबाज की बात की जाए, जो थोड़ी बहुत बैटिंग भी कर सकता हो, उस हिसाब से विजय कुमार बेशक, क्योंकि गेम की तीनों सिचुएशन में ये गेंदबाजी कर सकते हैं, नई गेंद भी कर सकते हैं, मिडिल ओवर भी कर सकते हैं, और डेथ में अच्छा मिक्स करते हैं। उस हिसाब से थोड़ी बैटिंग कर लेते हैं और तीनों सिचुएशन में गेंदबाजी कर लेते हैं, क्योंकि इनको वन चेंज तेज गेंदबाजी करने वाला गेंदबाज चाहिए होगा। तो विजय कुमार बेशक जो है वो मेरे नंबर 9 हो जाते हैं। नंबर 10 पर मैं मोहम्मद सिराज को रखूंगा, क्योंकि वो तो ऑटोमेटिक चॉइस होंगे ही होंगे। और 3 तेज गेंदबाज जो फॉरेन बॉलिंग के ऑप्शन के अवेलेबल हैं, उसमें रीस टॉपली मेरे प्रेफरेंस ऑर्डर में नंबर 1 रहेंगे, नंबर 2 लॉकी फर्गुसन रहेंगे, और नंबर 3 मेरे लिए अल्जारी जोसेफ रहेंगे। तो दोस्तों ये तो इनकी 11 बन जाती है, जो काफी सॉलिड नजर आ रही है। अगर आप 1 नंबर से 6 नंबर तक देखें तो बहुत ही सेटल्ड और सॉलिड बैटिंग ऑर्डर नजर आ रहा है, जिसमें स्टेबिलिटी भी है, ग्लेन मैक्सवेल और साथ में कैमरून ग्रीन की विस्फोटक बल्लेबाजी भी आपको देखने को मिलेगी, दिनेश कार्तिक का फिनिश भी है। तो बैटिंग सेटल्ड नजर आ रही है ओवरऑल। दूसरी ताकत इनकी जो नजर आ रही है वो आप देखेंगे कि तेज गेंदबाजी में नई गेंद के बेहतर तेज गेंदबाज हैं, यानी नई गेंद से विकेट निकालने वाले गेंदबाज इनके पास नजर आ रहे हैं। रीस टॉपली भी नई गेंद से विकेट निकालते हैं, और साथ में मोहम्मद सिराज भी नई गेंद से विकेट निकालते हैं। और अगर आपके पास ऐसे गेंदबाज हैं, पावर प्ले में आप 1-2 विकेट निकाल लेते हैं, तो सामने वाली टीम को जरूर अंडर प्रेशर डाल सकते हैं। उस पॉइंट ऑफ व्यू से आरसीबी काफी स्ट्रांग टीम नजर आ रही है। उसके बाद स्पिन डिपार्टमेंट में अगर देखें तो करण शर्मा एक इनके प्लेइंग 11 में खेलेंगे, साथ में ग्लेन मैक्सवेल इनके दूसरे प्लेइंग 11 में खेलेंगे, और तीसरा एज ए इंपैक्ट प्लेयर भी एक स्पिनर लेके आ सकते हैं, जिसमें बाहर बैठे मयंक डागर, हिमांशु शर्मा और स्वप्निल सिंह। तो उधर स्पिन डिपार्टमेंट में जो लग्जरी है, जो ऑप्शंस हैं, वो भी इनकी ताकत में कहीं ना कहीं मानूंगा। और ओवरऑल टॉप 5 में ग्लेन मैक्सवेल और कैम ग्रीन के खेलने से गेंदबाजी में इनके पास 7 ऑप्शन हैं। अगर आप बल्लेबाजी की बात करेंगे तो बल्लेबाजी भी इनकी कम से कम 9 नंबर तक जरूर आती है, और इंपैक्ट प्लेयर मिला लेंगे तो 10 नंबर तक बल्लेबाजी भी आती है। ओवरऑल बैटिंग बॉलिंग दोनों में अच्छी खासी डेप्थ नजर आ रही है। अब बात करते हैं इनकी कमजोरियों की। तो कमजोरी में पुरानी प्रॉब्लम आरसीबी की डेथ बॉलिंग अभी भी नजर आ रही है। विजय कुमार बेशक पिछले साल के मुकाबले काफी इंप्रूव करके आए हैं, डोमेस्टिक में डेथ गेंदबाजी अच्छी की है, लेकिन इस लेवल पर डिलीवर करना अभी भी बाकी है। मोहम्मद सिराज की बात करें, रीस टॉपली की बात करें, इनमें से कोई भी डेथ में परफेक्ट गेंदबाज नहीं है। अभी भी इनकी गेंदबाजी में, डेथ गेंदबाजी में स्पेशली स्कोप ऑफ इंप्रूवमेंट जो है वो काफी ज्यादा नजर आएगा। तो डेथ गेंदबाजी आरसीबी के लिए अभी भी प्रॉब्लम हो सकती है।
बाहर बैठे लॉकी फर्गुसन और अल्जारी जोसेफ क्या उसका सलूशन हो सकते हैं, वो भी थोड़ा सा मुश्किल ही लगता है, क्योंकि ये दोनों गेंदबाज भी अगर नई गेंद मिले और बीच में गेंदबाजी कराई जाए तो ज्यादा डेंजरस है। डेथ में इनकी भी काफी पिटाई होती हुई नजर आती है। उसके बाद दूसरी प्रॉब्लम की बात करें तो नंबर 7 मेरे लिए अभी भी आरसीबी की टीम प्रॉब्लम में नजर आ रही है। वहां पर मनोज भांडगे हैं लेकिन एक्सपीरियंस नहीं है। उस नंबर पर आपको थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी चाहिए, पीछे परफॉर्मेंस भी उस तरह की बैक करने वाली होनी चाहिए कि आपने वहां पर पहले गेम्स फिनिश कर रखे हैं और उस सिचुएशन को आप बेटर हैंडल कर सकते हो। पोटेंशियल है, जरूर है, लेकिन अभी तक डिलीवरी उस तरह से मनोज भांडगे से डोमेस्टिक क्रिकेट में भी देखने को मिली नहीं है। और दूसरा याद रखिएगा कि दिनेश कार्तिक किस तरह की फॉर्म में आएंगे वो भी बहुत हद तक इनकी सक्सेस और फेलियर को तय करने वाली चीज होगी। उसके बाद बात करें तो फॉरेन बैट्समैन के बैकअप की, फाफ डु प्लेसिस हैं, ग्लेन मैक्सवेल हैं, कैम ग्रीन है, इन सब का बैकअप मिला के अगर एक बैट्समैन देखें तो केवल विल जैक्स का ऑप्शन मौजूद है। एक और यहां पर बैकअप होना चाहिए था, जो आरसीबी की टीम मेरे हिसाब से लैक कर रही है। और कैमरून ग्रीन का लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट यहां पर मौजूद नहीं है, क्योंकि कैमरून ग्रीन इस टीम को बैलेंस देने वाली वो कड़ी है, साथ में ग्लेन मैक्सवेल भी वो कड़ी है जो इस टीम को बैलेंस देते हैं। तो उनके लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट इस स्क्वाड में नजर नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से अगर इन केस इन दोनों में से कोई भी खिलाड़ी अगर मौजूद नहीं है तो आरसीबी की टीम का बैलेंस फिर से हिल जाएगा। अगर पूरी 11 मौजूद है तो टीम काफी बेहतर नजर आ रही है, और अगर एक दो प्लेयर मेन प्लेयर हिल जाते हैं, नहीं अवेलेबल हो पाते हैं किसी भी रीजन से, तो आरसीबी का बैलेंस हिलता हुआ नजर आएगा। तो ये आरसीबी की टीम की कमजोरी है। लेकिन ओवरऑल इन टोटलिटी अगर बात करें तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा इंप्रूवमेंट हुआ है, क्योंकि रीस टॉपली जो पिछले साल नहीं खेल पाए थे इस बार अवेलेबल होंगे और होपफुली खेलेंगे। बैकअप में लॉकी फर्गुसन एक बहुत अच्छे ऑप्शन है। अल्जारी जोसेफ के लिए पैसा जरूर ज्यादा दिया है बट गेंदबाज उतने बुरे नहीं है। डील बुरी है बट गेंदबाज अल्जारी जोसेफ उतने बुरे नजर नहीं आ रहे, और साथ में रजत पाटीदार का फिट होना इनकी टीम को वो ताकत दे देगा, और कैमरून ग्रीन को आना इनका 5 नंबर की प्रॉब्लम को सॉल्व कर देगा। तो पिछले साल के मुकाबले टीम बेटर नजर आ रही है। अब देखना यह है कि इस बार कहां तक जाती है और कहां पर फिनिश करती है।